जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास पेंटाइटिस वगैरह और ब्लिस्टर पेटाइट। ठीक है ना? तो इसके बारे में हम बात करेंगे आज डिटेल में पढ़ेंगे हम। ठीक है ना? इसका थोड़ा-सा हमने ज़िक्र किया था जब हम पहला लेक्चर हम कर रहे थे। तो वहाँ पे जो हमने एपिडर्मिस के जो लेयर्स हमने पढ़े थे जिसमें हमने कॉर्नियम और प्यूसिडियम और ग्रेनुलोसम और स्पाइनोसम जो लेयर्स हमने 4 पढ़े थे। ठीक है? उसमें हमने थोड़ा-सा इसका ज़िक्र किया था। हमने कहा था कि ये आगे आ रहे हैं तो आगे हम करेंगे ये। ठीक है? तो आज जो हम इसको थोड़ा-सा डिटेल में कर लेते हैं। ये हमारे पास ना पेंटाइटिस वगैरह के पिक्चर है हमारे पास, अगर आपको ये नज़र आ रहा है। ठीक है? तो ये बेसिकली ब्लिस्टर बना हुआ है जिसको हम बुला कहते हैं। ये ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है। और जो वेसिकल्स की अगर हम बात करें तो वो भी फ्लूइड फील्ड एक तेला होता है, लेकिन वो लेस देन 1 सेंटीमीटर होता है, वो उसको हम वेसिकल कहेंगे। और ये बुला है, ठीक है ना? तो बुला जो होगा वो ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर होगा, वो जो वेसिकल है वो हमारे पास लेस देन 1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है? अब जो वेसिकल्स है ये हमारे पास जो शिंगल्स है, हार्ट जो इन्फेक्शन है उसमें हमारे पास वेसिकल्स होते हैं। और वो जो ये जो बुला है हमारे पास, ये बेसिकली पेम्पाइगस वल्गैरिस और बुलिस पेटाइट में होता है, ठीक है? तो ये हमारे पास एक नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आप लोग देख सकते हैं, ये भी पेम्पाइगस वल्गैरिस का है, ठीक है? अब ये जो पेम्पाइगस वल्गैरिस है, बुलिस पेटाइट है, इसके बारे में हम डिटेल में करते हैं। हेपेटाइटिस वगैरह हो या बुलिस वगैरह हो, दोनों जो है ना हमारे पास आपका अपना इम्यून सिस्टम जो है ना वो आपके जो सेल्स होते हैं या जो केराटिनोसाइट्स होते हैं उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना देते हैं और वो जाके आपके जो सेल्स है उसकी डिस्ट्रक्शन कर देते हैं। कैसे कर देते हैं इस पिक्चर से इसको हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे हमने पढ़ा कि आपको एंटीबॉडीज बनेगी आपके जो डिस्मोसोमल प्रोटीन होते हैं जो डर्मस में होते हैं उसके अगेंस्ट। जैसे कि हमारे पास ये एपिडर्मस है, एपिडर्मस में हमने बात की थी कि जो हमारे पास स्पाइनोजम है और जो ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोजम और स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, ये दोनों ऐसे लेयर है कि यहाँ पे हमारे पास रिच केराटिनोसाइट होते हैं। अब ये जो रिच केराटिनोसाइट होते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा होते हैं। अब ये जो एक केराटिनोसाइट दूसरे केराटिनोसाइट के साथ ये जो अटैच होता है, ये जो एडहेजन होती है, ये बेसिकली डिस्मोसोम प्रोटीन के थ्रू हुआ है। अब ये होता क्या है हमारे पास पेम्पाइगस वगैरह में कि हमारे पास इस डिस्मोसोम के अगेंस्ट जो है ना एंटीबॉडीज बन जाती है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे इस पिक्चर से हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। हमारे पास ये सारे जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये सारे जो है ना ये हमारे पास केराटिनोसाइट है, ठीक है ना? ये एक केराटिनोसाइट दूसरे केराटिनोसाइट के साथ जो है ना ये जो एडहेजन हुई है ये थ्रू इस प्रोटीन के थ्रू हुई है। और ये जो प्रोटीन है ये बेसिकली हमारे पास डिस्मोसोम है, ठीक है? अब ये जो डिस्मोसोम है इसको थोड़ा-सा हम इलैबोरेट और भी कर लेते हैं। इसको थोड़ा-सा ये पिक्चर जो है ना इसको बड़ा कर देते हैं और यहाँ पे इस चीज़ को हम एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ से हमने इस चीज़ को इस टुकड़े को हमने उठाया और यहाँ पे हमने बड़ा किया, ठीक है? अब इस डिस्मोसोम को थोड़ा-सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि ये जो डिस्मोसोम होता है ये हमारे पास प्रोटीन होता है और ये एक केराटिनोसाइट दूसरे केराटिनोसाइट के साथ इन्होंने एडहेजन किया होता है। अगर ये नहीं है तो एडहेजन नहीं होगी, ये जो केराटिनोसाइट है ये फिर बिखर जाते हैं। तो जब ये बिखर जाते हैं इसको हम कहते हैं एक्एंथोलाइसिस। तो एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी आप लोग टर्मिनोलॉजी में आप देखेंगे तो एक्एंथोलाइसिस का नाम आप लोग बहुत ज़्यादा सुनेंगे। तो एक्एंथोलाइसिस का मतलब ये होता है कि जब आपका केराटिनोसाइट जो है ना वो बिखर जाए, इसको कहते हैं एक्एंथोलाइसिस। ये क्यों बिखर गए? ड्यू टू डिस्मोसोम की डिस्ट्रक्शन की वजह से। अब डिस्मोसोम एक प्रोटीन होता है, इसने एक केराटिनोसाइट दूसरे के साथ अटैच किया होता है, ठीक है? ये जो स्ट्रिंग किया होता है ये बेसिकली डिस्मोसोम ने लिया है। अब ये जो डिस्मोसोम है इसमें हमारे पास ना इसके डिफरेंट जो है ना हमारे पास प्रोटीन है, जैसे कि एक है हमारे पास डिस्मोग्लिन 3 है, डिस्मोग्लिन 1 है, डिस्मोपोलिन है हमारे पास। अब इसके अगेंस्ट जो है ना ये सारी जो आपकी एंटीबॉडीज आईजीजी एंटीबॉडीज है ये आके इसके अगेंस्ट बनती है, ठीक है? तो जब ये इसके अगेंस्ट आपके पास ये बना ये आईजीजी एंटीबॉडीज बन गया है तो अब ये होगा कि ये डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, यहाँ पे ये भी खत्म हो जाएगा। ये जो डिस्ट्रक्शन होती है तो ये एक दूसरे से खुल जाएगा, बिखर जाएगा, ठीक है? तो जब ये बिखर जाता है तो हमारे पास इसको हम कहते हैं एक्एंथोलाइसिस। इसमें जो सबसे ज्यादा जो ऑटो एंटीबॉडीज जो मेन जो प्रोटीन जिसको हम ये जो एंटीबॉडी को टारगेट कर देते हैं वो है डिस्मोग्लिन 3 एंटीबॉडी, ठीक है? ये याद रखने वाली चीज है ये, ठीक है ना? सबसे मेन जो है ना ये डिस्मोग्लिन 3 को टारगेट कर देता है, ठीक है? अब जब इसका जो है ना मेन टारगेट ये डिस्मोग्लिन 3 है, तो जब ये हमारे पास होगा तो आगे हमारे पास ना ब्लिस्टर निकल आएंगे। इसको हम मजीद आगे भी करेंगे कि ब्लिस्टर इसकी जो पैथोजेनेसिस है बेसिकली ये इसकी पैथोजेनेसिस है, ठीक है? तो जब ये फिर इसके बाद जो है ये एक्एंथोलाइसिस होती है, एक्एंथोलाइसिस के बाद जो है ना फिर हमारे पास क्या होती है ब्लिस्टर बनेगी। तो ये जो ब्लिस्टर बना हुआ है ना इसका जो मैकेनिज्म है इसका जो पैथोजेनेसिस है वो बेसिकली इस तरीके से होता है। अब ये तो इसको हम कहेंगे ना यहाँ पे हमारे पास एक और प्रोटीन होता है बिल्कुल नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन पे, ठीक है ना? बेसल मेम्ब्रेन जोन जिसको कहते हैं, जिसने बेसल मेम्ब्रेन को केराटिनोसाइट को थोड़ा सा अटैच किया होता है, ठीक है? वहाँ पे जो प्रोटीन होता है वो हिमेडिस्मोसोम है। नेक्स्ट स्लाइड से इसको हम मजीद आगे अंडरस्टैंड करेंगे। अगर वहाँ पे उस हिमेडिस्मोसोम के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाए तो फिर उसको हम कहेंगे कि ये बुलिस पेप्टाइड है। तो जो पेम्पाइडस वगैरह से वो बेसिकली आपके पास जो यहाँ पे जो प्रोटीन है डिस्मोसोम है यहाँ पे अगर हमारे पास एंटीबॉडीज बन जाए तो उसको हम कहेंगे कि ये पेम्पाइडस वगैरह है। और अगर यहाँ पे हमारे पास जो हिमेडिस्मोसोम है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाए तो उसको हम क्या कहेंगे कि बुलिस पेप्टाइड है, ठीक है? तो यहाँ से हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। ये हमारे पास केराटिनोसाइट, ये एक केराटिनोसाइट दूसरा केराटिनोसाइट तीसरा केराटिनोसाइट, ये एक दूसरे के साथ इस प्रोटीन के थ्रू जो है ना इन्होंने एडहेजन किया हुआ है। इसने जो स्ट्रेंथ दिया है ये बेसिकली इस डिस्मोसोम ने दिया है। अब होता क्या है कि आपका खुद आपका इम्यून सिस्टम जो है ना वो आपको एंटीबॉडीज बना देते हैं और वो आके इसके अगेंस्ट जो है ना लग जाते हैं। तो जब ये इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती है तो ये क्या होता है फिर ये जो प्रोटीन है ये जो डिस्मोसोम प्रोटीन है इसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। जब ये डिस्ट्रक्ट हो जाती है तो ये एक सेल दूसरे सेल से जुदा हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। इसको हम कहते हैं एक्एंथोलाइसिस, ठीक है? ये है हमारे पास हिमेडिस्मोसोम। तो ये बेसिकली हमारे पास बेसल मेम्ब्रेन जो जोन होता है जो सबसे
वीक होता है, जिसको हमने पढ़ा था कि इसमें एक और जो सबसे वीकेस्ट एरिया है वो ये है हमारे पास, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो, क्योंकि यहाँ पे भी हमें एक प्रोटीन की जरूरत होती है ताकि ऊपर वाला जगह जो है ना उसको हम नीचे वाले के साथ इसको अटैच करें, ठीक है। तो जब ये अटैचमेंट होती है ना वो बेसिकली इस हेमिडिस्मोसोम के थ्रू होता है। अब ये जो प्रोटीन है इसके अगेंस्ट अगर हमारे पास ना अभी एंटीबॉडीज बन जाए तो यहाँ पे भी हमारे पास डिस्ट्रक्शन होगी, तो ये भी जो है ना ये बेसमेंट मेम्ब्रेन फिर अलग हो जाता है और ये जो ऊपर वाला लेयर है ये ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पे भी ब्लेस्टर बनेगी, लेकिन यहाँ इसको फिर हम कहेंगे बुलिस न्यूक्लियोटाइड। अगर इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती है इसको हम पेम्पाइगस वाइरस कहेंगे, अगर इसके अगेंस्ट हेमिडिस्मोसोम के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती है इसको हम बुलिस न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। इसको आगे हम मजीद भी डिटेल में कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमें पता है ये नॉर्मल स्कैन है, कॉर्नियम है, लिस्टीरियम है, स्ट्रेटियम, ग्रेनुलोसम, स्पाइनोसम, ये चीजें हमने पढ़ ली है। ये नॉर्मल स्कैन आपका इसी तरीके से है, ठीक है। और हमने पहले ऑलरेडी इस चीज को कवर किया कि एक जो केराटिनोसाइट है दूसरे केराटिनोसाइट के साथ जो है ना ये जो अटैचमेंट हुई है, जो एडहेजन है, ये थ्रू डिस्मोसोम के थ्रू है, ये नॉर्मल इसी तरह होता है। लेकिन अगर आपके पास इस डिस्मोसोम के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाते हैं ना तो ये आपके कैंथोलाइसिस हुई है, ये आपके जो केराटिनोसाइट है वो बिखर गए हैं, क्योंकि ये प्रोटीन तो अब नहीं है तो वो एडहेजन नहीं है, तो हमारे पास जो है ना इंट्रा एपिडर्मल ब्लेस्टर बन जाते हैं। तो पेम्पाइगस वल्गारिस में अगर इस तस्वीर से देखा जाए इससे, ठीक है ना, तो ये इंट्रा एपिडर्मल जो है ना ब्लेस्टर होती है। लेकिन जब बुलिस में ब्रिगाइड की अगर हम बात करें तो वो सब एपिडर्मल ब्लेस्टर होती है, ठीक है ना। वो आगे हम चेक कर लेते हैं। ये जो डिस्मोसोम जो एनाटमी है, जो प्रोटीन है और उसकी जो फंक्शन है वो ऑलरेडी हमने कवर की है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिख लिया है आप लोगों के लिए। तो यही डिस्मोसोम जो है ना इसने क्या किया है कि केराटिनोसाइट को एक दूसरे के साथ इसने कनेक्ट किया होता है। लोकेशन कहाँ पे है हमारे पास सबसे ज्यादा, हमने पढ़ा पहले भी पढ़ा था इस चीज को कि हमारे पास स्पाइनोजम में और ग्रेनुलोसम में सबसे ज्यादा केराटिनोसाइट होते हैं, और ये यहाँ पे ये डिस्मोसोम होता है, ठीक है। अब इसकी जो की प्रोटीन है वो हमारे पास ये है, डिस्मोग्लिन 3 है, 1 है, डिस्मोकुलिन है, लेकोग्लोबिन है, लेकोपाइलिन है, डिस्मोक्लेकिन है, ठीक है ना। इसमें जो मेन टारगेट होगा वो हमारे पास ये DSG3 है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा अहम है, ये आप लोगों से पूछा जाता है, ठीक है। तो डिस्मोग्लिन 3 जो है ना ये हमारे पास मेन टारगेट होता है पेम्पाइगस वल्गारिस में। फंक्शन के ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि ये जो स्ट्रेंथ दिया है एपिडर्मस का, ठीक है ना, और एक किस्म के एज इंटरमीडिएटेड फिलामेंट जो है ना ये काम कर देता है, ठीक है, वन सेल टू अनदर सेल, ठीक है ना। तो लिंक किया होता है, ठीक है। और इसमें जो एंटीबॉडीज बन जाती है वो IgG एंटीबॉडीज है, ठीक है। ये हमने रिटन लिखा है, आगे हम पीछे हमने इसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। ये जो पेम्पाइगस वल्गारिस है और बुलिस न्यूक्लियोटाइड है इसको हम मजीद, ये बिल्कुल लास्ट में मैं आप लोगों को दोबारा दिखाऊंगा, क्योंकि हमें इन दोनों को फिर डिफरेंशिएट भी करना है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे पहले भी मैंने थोड़ा बहुत इसको टच किया है कि जो बुलिस न्यूक्लियोटाइड होगा वहाँ पे हेमिडिस्मोसोमल प्रोटीन होते हैं, जिसमें BP180 और BP230 ये दोनों प्रोटीन बहुत अहम एग्जाम पॉइंट आती है, ये आप लोगों को याद रखना है। जैसे कि डिस्मोसोमल प्रोटीन में हमारे पास एक DSG3 प्रोटीन और DSG1 प्रोटीन, ठीक है ना। जो मेन टारगेट होगा वो DSG3 प्रोटीन होगा। ये इंट्रा एपिडर्मल होगा, ये सब एपिडर्मल होगा, जैसे कि ऊपर हमने पिक्चर से हमने इसको अंडरस्टैंड किया, ये वाला पिक्चर, ये ठीक है ना। इधर से हमने इसको अंडरस्टैंड किया, क्योंकि ये हमारे पास क्या होगा, इंट्रा एपिडर्मल होगा और सब एपिडर्मल होगा। जो बुलिस में है ये सब एपिडर्मल है, ठीक है। इसमें जो है ना अगर देखा जाए तो ये ज्यादातर जो इसमें जो ब्लेस्टर की नेचर है वो ब्लेस्टेड है, इसमें टेंस होगा। कैसे है ये आगे हम करते हैं। कॉमन एज इसका जो है ना 50 साल होगा, ठीक है ना। जो बुलिस में है ये ग्रेटर देन 60 ईयर होता है, ठीक है ना। जो म्यूकोजल एनवायरमेंट है पेम्पाइगस वल्गारिस में बहुत ज्यादा कॉमन है, वहाँ पे आपको म्यूकोजल एनवायरमेंट मिलेगी, लेकिन जो बुलिस में इसमें नहीं मिलेगी। निकोलस की साइन जो है इसमें पॉजिटिव होता है और इसमें नेगेटिव होता है। निकोलस की साइन ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। निकोलस की साइन वो होता है, ये वो साइन है जिसमें आप ब्लेस्टर के ऊपर जो है ना वो थोड़ा सा प्रेशर डाल लेते हैं और वो रप्चर होती है उसको, ठीक है ना, रप्चर हो जाती है उससे पानी निकल जाता है। ये निक्रोस इसको कहते हैं निक्रोस की साइन। ये निक्रोस की साइन पेम्पाइगस वल्गारिस में जो है ना ये पॉजिटिव होता है। ये इसलिए पॉजिटिव होता है क्योंकि ये जो पेम्पाइगस वल्गारिस की जो ब्लेस्टर होते हैं ना ये थिन होते हैं और ये इजीली रप्चर हो जाते हैं, इसलिए ये पॉजिटिव होता है। बुलिस पेम्पाइड में ये नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे जो बुलिस होगा वो थिक लेयर से बना होता है, ये आगे हम पढ़ेंगे फिर आप लोगों को चीज समझ आ जाएगी। तो वहाँ पे हमारे पास वो थिक लेयर होता है वो इजीली रप्चर नहीं होता है, इसलिए वहाँ पे जो निक्रोस की साइन होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। इसको मजीद भी हम आगे कर लेंगे। देखिए इसको थोड़ा सा हम ना समराइज कर लेते हैं। समराइज का मतलब ये है ना कि जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि हमारे पास ना आपका अपना इम्यून सिस्टम जो है ना वो एंटीबॉडीज बना देते हैं किसके खिलाफ डिस्मोसोम के खिलाफ, केराटिनोसाइट के खिलाफ। डिस्मोसोम के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाएगी, डिस्मोसोम की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। तो देखिए इनिशियली हमारे पास अभी एंटीबॉडीज फॉर्मेशन होती है जिसमें IgG एंटीबॉडीज बनती है। जो मेन टारगेट होगा वो DSG3 होगा, ये ऑलरेडी हमने किया। समराइज करते हैं फिर इसके बाद हमारे पास क्या होगा, डिस्मोसोम की डिस्ट्रक्शन होगी। अब डिस्ट्रक्शन हुई है तो नॉर्मली हमारे पास इसी तरीके से हमारे पास होता है जैसे कि बिफोर, अगर आप इसमें देखा जाए ना तो ये है। फिर अगर इस एंटीबॉडीज बन गई है, इसकी डिस्ट्रक्शन हुई है तो ये हमारे पास अब तक तो ये बन जाता है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपकी डिस्मोसोम की डिस्ट्रक्शन होती है। फिर इसके बाद जो है ना एक्एंथोलाइसिस होगी, यानी आपकी जो केराटिनोसाइट है वो इसी तरीके से बिखर जाता है, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास डिस्मोसोम का क्या काम है, केराटिनोसाइट को दूसरे के साथ अटैच किया होता है। तो ये हमारे पास क्या होगा, एक्एंथोलाइसिस होगी। एक्एंथोलाइसिस होगी, आपकी जो केराटिनोसाइट है वो बिखर जाएंगे। फिर इसके बाद जो है ना हमारे पास ब्लेस्टर बन जाती है। तो देखिए पहले इनिशियल एंटीबॉडीज बनेगी, फिर डिस्मोसोम की डिस्ट्रक्शन होगी, फिर एक्एंथोलाइसिस होगा यानी केराटिनोसाइट की जो सेपरेशन है वो होगा। फिर इसके बाद जो है ब्लेस्टर की एरोजन, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो है और ये जो होगा, ये जो ब्लेस्टर एरोजन होता है ये सबसे ज्यादा पेनफुल होता है, जबकि बुलिस में ये पेनफुल नहीं होता है, ठीक है। वहाँ पे इचिंग होगी, यहाँ पे इचिंग नहीं होती ज्यादा, ठीक है।
ये वही चीज़ें दोबारा मैंने किया है, ठीक है ना, वही मतलब आपके पास ऑटो एंटीबॉडीज बन जाती है, डिस्मोसोम डिस्ट्रॉयड हो जाता है, एंथोलाइसिस होती है, ब्लिस्टर हो जाती है, फिर रप्चर हो जाती है, फिर पेनफुल इरोजन होती है, ठीक है ना। ये क्लिनिकल फीचर कहाँ कहाँ पे आपके पास आते हैं, ये ज़्यादातर स्कल में, फेस में, चेस्ट पे, जेरा बोन एरिया में आपके पास आ जाते हैं। सबसे पहले सबसे जो अहम चीज़ है वो जो आप लोगों ने याद रखनी है कि इसमें जो ओरल लीजन होगा वो ज़्यादा पहला मैनिफेस्टेशन यही है हमारे पास, 80 to 90% केसेज में आपके पास ओरल लीजन होंगे, ठीक है। ये सबसे अहम चीज़ है। जबकि बुलिस में ओरल लीजन नहीं होगा, इसी चीज़ से आप बुलिस में और पेम्पाइगस वगैरह को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। वहाँ पे ओरल मैनिफेस्टेशन नहीं होगी, जबकि टेम्पाइकस वल्गैरिस में क्या होगी, हमारे पास ओरल लीजन्स होंगी हमारे पास, ठीक है। ये फर्स्ट मैनिफेस्टेशन है, ये ज्यादा पेनफुल होगा, वो पेनफुल नहीं होता है, ठीक है। इसमें ज्यादा फिर लाइफ से बात है, पेनफुल होता है, खाना भी बंदा नहीं खा सकता है, सॉल्विंग नहीं कर सकता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस की। अब आते हैं हमारे पास ना पेम्पाइकस वल्गैरिस की जो हिस्टोपैथोलॉजी है, अगर हम इसको जो है ना हिस्टोलॉजिकली अगर हम देखा जाए तो क्या होगा हमारे पास, लेकिन हमारे पास ये ऊपर वाला जो फ्लोर है, जो रूफ है, ये हमारे पास एपिडर्मिस है। ये सब सुपरबेसल स्प्लिटिंग हुई है, ये क्यों हुई है, क्योंकि ये जो सिज आप लोगों को नजर आ रहे हैं, ये केराटिनोसाइट है, ये केराटिनोसाइट है, ये एक दूसरे से अलग हो गए, बिखर गए हैं, ठीक है ना। तो ये देखे ना, यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैंने, एक एंथोलाइसिस हुई है, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो है ना ब्लेस्टर हो जाती है, इंट्रा एपिडर्मल ब्लेस्टर, ठीक है। तो ये हिस्टोलॉजी पे अगर आप देखा जाए तो ये हमारे पास एपिडेमियोलॉजी में अगर आप देखा जाए ना, तो ये मेल फीमेल दोनों में इक्वली हो जाता है, एशियन लोगों में और जो ज्यूइश लोग हैं और जो मिडिल ईस्ट के जो लोग हैं, इन लोगों में ज्यादातर पाए जाते हैं। इथियोलॉजी इसका जो मोस्ट ऑफ द टाइम इथियोलॉजी हमारे पास अननोन है, लेकिन जेनेटिकली जैसे कि हमने पहले पढ़ा, जेनेटिकली सब्सेप्टिबिलिटी होती है और आपके जो है ना आप एंटीबॉडीज बन जाते हैं और आपका इम्यून सिस्टम खुद ब खुद आप एंटीबॉडीज बना देते हैं। कुछ ड्रग्स है हमारे पास, जैसे कि पेंसिलिन है और केप्टो जो एसी इनहिबिटर है, ठीक है ना। एंटीबायोटिक में पेंसिलिन, एनसेड को याद रखना है, पेंसिलिन को याद रखना है, और एसी इनहिबिटर्स को जैसे कि केप्टोप्रेल है, लेसिनोप्रिल, जिस ड्रग के आखिर में प्रेल आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी जो है ना वो इथियोलॉजी और रिस्पेक्ट करें हमारे पास, ठीक हो गया। ये वही चीज़ है, दोबारा मैंने इसको जो है ना डाला हुआ है, लेकिन थोड़ा सा हमने इसको कंपेयर किया है पेम्पाइकस वल्गैरिस जो है ना वो ब्लिस में गाइड, लेकिन इस चीज़ को हम दोबारा डिस्कस करेंगे जब हम ब्लिस में गाइड करेंगे ना, तो फिर इसको हम कंपेयर करेंगे, तो वहाँ पे फिर आप लोगों को मजीद समझ आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो है हमारे पास जो डायग्नोसिस हम बनाते हैं पेम्पाइगस वल्गैरिस की, तो इसमें जो साइन होते हैं, एक निक्रोस्की साइन और एक है एस्बो हेंसन साइन, ठीक है। ये पॉजिटिव होता है पेम्पाइगस वल्गैरिस में, जबकि ब्लिस वल्गैरिस में नेगेटिव होता है। जैसे कि निक्रोस्की साइन आप लोगों को पहले पता है, लेकिन ये वाला जो एस्बो हेंसन साइन जो होता है, ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए नया नया है। ये बेसिकली एक ऐसा साइन होता है कि जब भी आपके पास पेशेंट आ जाता है और आपने ये वाला साइन करना है, ये एस्बो हेंसन साइन, ठीक है ना, तो आप ब्लिस्टर के इर्द गिर्द जो है ना एक पेन से इसके इर्द गिर्द एक वो लगा देते हैं, पेन से बाउंड्री लगा देते हैं बिल्कुल क्लोज, ठीक है। जैसे कि एक मिसाल के तौर पर यहाँ पे मेरा जो है ना ब्लेस्टर बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इस जगह पे हमारे पास ब्लेस्टर है, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास ना ये पेन है, तो मैं इसके इर्द गिर्द जो है ना एक इसी तरीके से ना बाउंड्री लगा देता हूँ, ठीक है ना, बिल्कुल क्लोज, ठीक है। फिर इसके बाद जो है इस ब्लेस्टर को मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर मैंने प्रेशर डालूंगा, जब मैं प्रेशर डालूंगा ना, तो ये जो ब्लेस्टर टूट जाएगा ना, तो ये इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेगा। तो क्रॉस जब नहीं करता है ना, तो हम फिर कहेंगे कि ये जो साइन है हमारे पास पॉजिटिव है और ये पेल्टाइगस वल्गैरिस में हमारे पास पॉजिटिव आ जाता है। इसको कहते हैं एस्बुरी हेंसन साइन, ठीक है। ये हॉस्पिटल में आप लोग कर लेते हैं, जैसे आपको पेशेंट आ जाता है, ठीक है ना, तो उसी टाइम आप कर लेते हैं। तो ये हमारे पास वैसे डायग्नोस्टिक के लिए हमारे पास ना ये साइन बड़ा हेल्प दे देता है हमें डायग्नोसिस में, ठीक है। इसके अलावा जो है ना पेम्पाइगस वगैरह पैथोजेनेसिस की अगर हम बात करें, ऑलरेडी हमने बात की, लेकिन जो टेस्ट है ये चीज़ें हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन की, लेकिन इसकी जो टेस्ट है वो हमारे पास बायोप्सी है। बायोप्सी हम कर लेते हैं, या तो आप उस जगह के जो है ना वो थोड़ा सा स्क्रब कर लेते हैं और फिर इसके बाद जो है ना माइक्रोस्कोप के अंदर आप देख लेते हैं, तो फिर हमारे पास क्या हमें पता चल जाता है। लेकिन हम इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट भी कर लेते हैं, एक इनडायरेक्ट जो इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट होता है ये वाला, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है बायोप्सी, या तो आप अंडर माइक्रोस्कोप करो या जो है ना आप इनडायरेक्टली फ्लोरेसेंस टेस्ट करो, ठीक है। ये हमारे पास गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है इसका। इसके अलावा जो है ना हम एलाइजा टेस्ट भी करते हैं, जिसमें आपको जो है ना आपके जो एंटीबॉडीज हैं जिसमें के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनी हुई होती है वो आपको मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इसकी जो डायग्नोसिस है वो हम इस तरीके से कर देते हैं। इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना है बुलिस गाइड से, ये ऑलरेडी हमने इसको एक्सप्लेन किया, स्टीवन जॉनसन के साथ हमने कंफ्यूज नहीं करना है, और डर्माटाइटिस सर्पिटोफार्मस के साथ आपने कंफ्यूज नहीं करना है। ऑलरेडी हमने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। इसके साथ इसलिए क्योंकि इसमें निकोलस की साइन नेगेटिव होता है, अब इसमें पॉजिटिव होता है, लेकिन ये जो निकोलस की साइन है ये हमारे पास इसमें भी जो है ना हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम में, ठीक है ना। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम में हमारे पास क्या होगा, इसमें भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब देखो कि हमारे पास ये जो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है इसमें भी निकोलस की साइन पॉजिटिव है, जबकि पेम्पाइगस वल्गैरिस में भी हमारे पास निकोलस की साइन जो होता है वो हमारे पास पॉजिटिव होता है। अब इन दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इसमें भी ग्लूकोज इन्वॉल्व होता है, इसमें भी ग्लूकोज इन्वॉल्व होता है। आपने डिफरेंशिएशन इस तरीके से करना है, क्योंकि इसमें जो टारगेट रीजन होंगे वो नहीं होंगे, जबकि स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम में आपके पास टारगेट रीजन होंगे, इसमें भी ग्लूकोज इन्वॉल्व है, लेकिन स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम जो होगा वो अक्यूट होगा, ये आपके पास अक्यूट नहीं है, ठीक है ना। जो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है वो अक्यूट है। डर्माटाइटिस सर्पिटोफार्मिस के साथ आपने कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे जो हमारे पास जो ब्लेस्टर बनते हैं वो ब्लेस्टर नहीं बनते, वो वेसिकल्स बनते हैं, वो लेस देन 1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। वो भी फ्लूइड फिल्ड एक वो होते हैं, ब्लेस्टर होते हैं, सॉरी वेसिकल्स होते हैं, और ये आपके शिंगल्स में भी आपके पास इसी तरीके से आते हैं, ठीक है। अब दूसरा ये है कि मतलब आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो आप बनाते हैं वो इस तरीके से आप बना लेते हैं, ठीक है। ये तो होता है हमारे पास ना डीडी, डिफरेंशियल डायग्नोसिस आप इस तरीके से बनाते हैं। इसकी जो अगर ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, तो जो पेम्पाइटिस वल्गैरिस है इसकी जो ट्रीटमेंट है और जो प्रोग्नोसिस है वो
कैसे नहीं, ट्रीटमेंट माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज में हम क्या करते हैं, हम टॉपिकल स्टेरॉइड दे देते हैं, ठीक है ना, टॉपिकल स्टेरॉइड दे देते हैं, लेकिन साथ में अगर मसला थोड़ा सा सीवियर है, माइल्ड टू मॉडरेट है, तो उसमें फिर आपको टॉपिकल स्टेरॉइड के साथ साथ आपने ओरली स्टेरॉइड्स भी देने पड़ते हैं, तो आप ओरली स्टेरॉइड भी दे देते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो डोज है वो आप 0.5 mg से लेकर 1 mg पर केजी पर डे के हिसाब से आप दे देते हैं, ठीक है, स्टेरॉइड देते हैं। और अगर सीवियर मसला हो तो फिर या मतलब बार बार एक पेशेंट को हो रहा होता है, रिपीटली मसला हो, तो उसमें फिर हम क्या कर देते हैं, रिटक्सिमाब दे देते हैं, बस लाइन बायोलॉजिक एजेंट है हमारे पास। प्रोग्नोसिस अच्छी है अगर आप स्टेरॉइड दे देते हो, तो अगर आप स्टेरॉइड नहीं देते हो तो जिसकी मोटिलिटी रेट है वो ग्रेटर देन 70% है, लेकिन अगर आप स्टेरॉइड दे देते हो तो मोटिलिटी रेट कम हो जाती है, ठीक है। इसकी जो मेन काज ऑफ डेथ है वो सेप्सिस है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस वगैरह वगैरह, ये है हमारे पास, ठीक है। तो ये था हमारे पास पिम्पाइगस वल्गारिस, इसके ये डिफरेंट पिक्चर्स हैं हमारे पास, ये ठीक है। ये दूसरा पिक्चर अगर आप देखें, ठीक है, तो ये स्टीवन जॉनसन के साथ आपने कंफ्यूज नहीं करना, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम आपको समझ आ जाती है वो, क्योंकि उसमें टारगेट रीजन, इसमें टारगेट रीजन नहीं है हमारे पास, ठीक है। हाँ, अब हम आते हैं बुलिस न्यूक्लियोटाइड की तरफ, ठीक है ना।